वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग एंजाइम काइनेटिक्स स्टडी कर रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे लाइनवीवर बर्क इक्वेशन। द टॉपिक फॉर द टुडे इज लाइनवीवर बर्क इक्वेशन। नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में हमने मैकेलिस मेंटेन इक्वेशन स्टडी की थी, तो अब हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। क्या थी? V0 इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट का कंसनट्रेशन अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट का कंसनट्रेशन। अब यदि हम इस मैकेलिस मेंटेन इक्वेशन का रेसिप्रोकल लें, रेसिप्रोकल मीन्स वन अपॉन इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा? 1/V0 इज इक्वल टू, इसको हम राइट हैंड साइड को रेसिप्रोकेट करेंगे और दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहला पार्ट क्या हो जाएगा? Km डिवाइडेड बाई वी मैक्स इंटू सब्सटेंस का कंसनट्रेशन प्लस 1/V मैक्स, या वी कैन राइट एज 1/V0 इज इक्वल टू Km/V मैक्स इंटू 1/S का कंसनट्रेशन प्लस 1/V मैक्स। दिस सिंपल इक्वेशन इज नोन एज लाइनवीवर बर्क इक्वेशन. It is just an type of Michaelis-Menten equation, but this equation is arranged in a form of straight line equation. What is straight line equation? Y is equal to mx plus c, या we can say y is equal to ax plus b. यहाँ y क्या है? y is equal to 1/V0 and x is 1/S. M is equal to slope Km/V max and C intercept is 1/V max. So if we plot a graph between y and x, that is 1/V0 and 1/S, so we get a straight line. किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया हमने? 1/V0 और 1/S, तो वी गेट ए स्ट्रेट लाइन। और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप वो किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू Km/V मैक्स. Km/V मैक्स. स्लोप मीन्स dy/dx. दो पॉइंट ले लेंगे स्ट्रेट लाइन पर और dy/dx इज इक्वल टू Km/V मैक्स. और जो उसका इंटरसेप्ट होगा दैट इज इक्वल टू -1/Km. अब इंटरसेप्ट होगा वो 1/V मैक्स, 1/V मैक्स के बराबर. अब अगर हम इस लाइन को एक्स एक्सिस पर नेगेटिव साइड में आगे बढ़ाएं, तो ये एक्स एक्सिस को जहाँ पर कट करती है उस पॉइंट वो नेगेटिव होगा, उसकी वैल्यू होगी -1/Km. तो इस तरीके से ये जो है डबल रेसिप्रोकल या लाइनवीवर बर्क प्लॉट है, जिससे हम Km और Vm की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सेटिंग द y term of equation equal to 0,
अगर y इज इक्वल टू 0 है और फिर सॉल्व करेंगे तो x का जो इंटरसेप्ट आएगा दैट इज इक्वल टू 1/km, where km is Michaelis constant. Lineweaver-Burke plot has a great advantage of allowing a more accurate determination of Vmax. इससे जो Vmax की वैल्यू आती है that will be more accurate, which can only be approximated from a simple plot of V0 versus concentration of S. वो जो वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने that is only a approximated value. The double reciprocal plot of enzyme reaction rate is very useful in distinguishing between certain type of enzymatic reaction mechanism. It is also useful to determine the enzymatic reaction mechanism. Now we come to kinetic of isosteric enzymes. What are isosteric enzymes? Those enzymes which contain only one active site. Active site means the site which is responsible for binding the substance. Isoelectric enzymes with only one enzyme conformation. The efficiency of substrate binding is increased with increasing amount of concentration of A, because the number of free binding site is constantly decreasing. जैसे जैसे सब्सटेंस का कंसंट्रेशन बढ़ता है वैसे वैसे क्या है कि एंजाइम जो सब्सटेंस जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है और फ्री बाइंडिंग साइट्स का नंबर जो है वो डिक्रीज करता रहता है. तो ये आपको डैश 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 कर्व से दिख रहा है कि जैसे जैसे हम ए का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एक्टिव साइट गोज ऑन डिक्रीजिंग. लेकिन अगर हम एलोस्टेटिक एंजाइम्स की बात करें, एलोस्टेटिक एंजाइम्स क्या होते हैं? जिनमें एक्टिव साइट्स के अलावा कुछ और भी साइट्स होती हैं जो कि कहलाती हैं एलोस्टेटिक साइट्स. ये साइट जो हैं वो डिफरेंट मॉलिक्यूल से बाइंड हो जाती हैं और ये बाइंडिंग ये डिसाइड करती है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच में बाइंडिंग कितनी होगी, टाइट होगी या लूज बाइंडिंग होगी. एलोस्टेटिक एंजाइम्स द बाइंडिंग एफिशिएंसी इनिशियली राइजेस विद इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए. क्यों? बिकॉज द फ्री एंजाइम इज प्रेजेंट in a low affinity conformation, which is gradually converted into high affinity concentration. तो क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगी. एज ए रिजल्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस. फिर ये मैक्सिमम तक पहुंच जाएगी. इट इज ओनली at high values that a lack of free binding site. फिर क्या होगा? Free binding site becomes noticeable and the binding strength again goes on decreasing. तो binding strength फिर क्या होगी? डिक्रीज कर देगी. तो हमको क्या मिलेगा? एक पीक मिलेगी. पहले रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगी जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ ए हम बढ़ाते हैं. रीचेज अप टू ए मैक्सिमम and then again decreases. So this is the effect of different type of enzymes on increasing substrate concentration. Now the catalytic property of enzymes and
Consequently, their activity are influenced by number of factors. So, we study enzyme kinetics factors, the factors which affect the kinetics of enzyme. That is their catalytic property, or we can say activity of enzyme. अब कौन कौन से फैक्टर हैं? फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे टेम्परेचर एंड प्रेशर. प्रेशर चेंज करने से या टेम्परेचर चेंज करने से एंजाइमेटिक एक्टिविटी पर या एंजाइम की काइनेटिक्स पर इफेक्ट पड़ता है. सेकेंड है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, जैसे पीएच वैल्यू है, हमने देखा आयनिक स्ट्रेंथ है. थर्ड वन इज कंसंट्रेशन ऑफ रिलेवेंट सबस्ट्रेट. फिर कोफैक्टर एंड इनहिबिटर्स. कुछ सब्सटेंस एक्टिव साइट बढ़ाते हैं एंजाइम के लिए, तो ये एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं. इनको हम कहते हैं कोफैक्टर्स. कुछ सब्सटेंस एंजाइम्स की एक्टिव साइट को कम कर देते हैं, यानी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कम कर देते हैं. इन्हें हम कहते हैं इनहिबिटर्स. दे आर कॉल्ड इनहिबिटर्स. सो द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, रादर वी कैन से क्या एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की सक्रियता कोफैक्टर्स पर डिपेंड कर सकती है और इनहिबिटर्स पर भी डिपेंड कर सकती है. सबसे पहले हम देखें पीएच डिपेंडेंसी of enzyme activity. Effect of enzyme is very strong on pH. Activity is plotted against pH. A bell-shaped curve is usually obtained. Bell-shaped curve means पहले बढ़ेगी और फिर कम होगी. The bell shape of the activity pH profile results from the fact that amino enzymes generally are the protein, or protein consists of amino acid residues with ionizable groups in the side chain are essential for catalyst. देखिए ये आपको कर्व दिखाई दे रहा है. अब इसमें क्या है कि जैसे जैसे हम pH बढ़ाते जाते हैं, एक्टिविटी आप क्या देख रहे हैं, पहले बढ़ती जा रही है, रीचेस टू द मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस. अब ए बेसिक ग्रुप मान लीजिए बी, जिसके लिए पी के ए की वैल्यू कितनी है 8 माइनस लॉग ऑफ ए कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 8, यानी बेसिक ग्रुप है which has to be protonated in order to become activated. अब क्योंकि ये बेसिक ग्रुप है तो इसका क्या होगा, it has to be protonated in order to become active. A second acidic amino acid जिसकी पी के वैल्यू 6 है, अगर पी के वैल्यू 7 से कम है तो इट इज एसिडिक अमीनो एसिड ग्रुप which is only active in a dissociate state at the optimum pH of 7. Both the groups are present in active form. तो क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी यहाँ पर मैक्सिमम होगी. At higher and lower values, one or the other of the groups increasingly passes into the inactive state. यदि pH 7 से कम या ज़्यादा होगी तो दोनों में से एक ग्रुप, आइदर एसिडिक ग्रुप इनएक्टिव होता जाएगा जैसे जैसे pH कम होती आएगी, या फिर जैसे जैसे pH बढ़ती आएगी बेसिक ग्रुप इनएक्टिवेट होता जाएगा. 7 pH पर दोनों ग्रुप पूरी तरीके से एक्टिवेट होते हैं या मैक्सिमम एक्टिवेट होते हैं. इसलिए एंजाइम की एक्टिविटी
एसपीएच पर मैक्सिमम होती है। इसको हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। हर एंजाइम के लिए एक ऑप्टिमम पीएच होती है जिस पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज मैक्सिमम। Now we see how the enzyme activity depend upon temperature. यहाँ ग्राफ प्लॉट किया गया है बिटवीन द टेम्परेचर एंड एक्टिविटी। यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, शुरू में एक्टिविटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, मैक्सिमम पर आ जाते हैं, और उसके बाद एक्टिविटी एंजाइम की डिक्रीज कर जाती है और लगभग एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। द टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज यूजुअली एसिमेट्रिक। विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर द increased thermal movement of the molecules initially leads to a acceleration in velocity of the reaction. That is, enzyme activity increases. At a certain temperature, this activity become maximum. This temperature is known as optimum temperature. Then, after this temperature, the enzymes become unstable and its activity is lost with a narrow temperature difference as the result of denaturation. इसको हम कहते हैं एंजाइम का डीनेचुरेशन हो गया। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंजाइम बिकम अनस्टेबल और डिकम्पोज हो जाता है। रादर वी कैन से डीनेचुरेशन, दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। तो एंजाइम का जब डीनेचुरेशन हो जाता है तो इट लॉस्ट इट्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी। सो दिस इज अबाउट enzyme kinetics and the factors that affect the activity of enzymes. So, ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे चेन रिएक्शन। थैंक यू।